पे राइट क्लिक करके कंपाइल कर 0 पे डेटा एक्सेस पे राइट क्लिक किया, क्लीन, और डेटा एक्सेस पे राइट क्लिक किया, वन पे इस पे आपका आया है एक, तो वही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में एरर है, तो डेटा एक्सेस पे गए, डेटा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और हम लोगों ने नेम स्पेस तो ठीक कर दिया ना बच्चे। ठीक, अब ये तो पहली बात हम लोग आज तक यूज करते थे डीबी कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अब यूज हो रहा है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहां हम यूज करने वाले हैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो होता है ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है, और इस टाइम पे आज की डेट में ये काफी डिमांड में और ये ज्यादातर यूज होता है। कई कंपनी काम कर रही है फ्रंट एंड में रिएक्ट, फ्रंट एंड में एंगुलर, डेटा के लिए पाइथन यूज कर रही, लेकिन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए क्या यूज कर रही, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। तो इसको ढंग से हम तो इसी को में ही काम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट आ गया। अभी इसका पैकेज है, तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज आ रही ऑप्शन। ठीक, तो अभी ये पैकेज इंस्टॉल करना है, तो पहली बात कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, यहाँ वर्जन भी आ रहा है 6.0.28। ठीक, अब एक चीज देखना बच्चे, वर्जन जो है सेम होना चाहिए, मतलब एक प्रोजेक्ट में भी दूसरे में भी। वहां था 6.0.28, अगर आप मेन प्रोजेक्ट पे जाओ, क्लिक किया और यहां कुछ चीजें पहले से इंस्टॉल्ड है, तो कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, 6.0.28। 6.0.28। ले अब मुझे भी या तो इसको चेंज करेंगे, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी पे गए और यहां पे काम करो, क्लिक किया, और ये है यहां पे ऑप्शन है इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर। मैं वर्जन देखना चाहता हूं, हो सकता है 6.0.28 के बाद कोई आ गया हो, वाई शुड लेटेस्ट यूज कर लें। तो यहां पे गए इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर पे क्लिक किया, वही आ जाएगा पैकेज मैनेजर जो हम लोग चूज करते थे। और यहां पे ये देखो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है, और यहां पे लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 8.8 में हम .NET 6 यूज कर रहे हैं, तो हमें 6 का लेटेस्ट देखना है, तो यहां 6.0.33 ये है। अब पंगा ये, यहां मैंने ले लिया 6.0.33, तो उस प्रोजेक्ट में भी सारे वर्जन ये होने चाहिए, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट आपस में इकट्ठे काम करेंगे। पहले ले 6.0.3। ठीक, और इसको क्या करो, इंस्टॉल। आई एक्सेप्ट। एक एरर भी काफी गायब होगी। एक तो ये आपका देख लो, और यहां तक नजर मारो, डाटा एक्सेस वाले पे किया, उसी पे कर रहे थे, तो यहां पे ये देखो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया, वर्जन 6.0. ये पैकेज का नाम है microsoft.asp.NET Core.Identity.Entity बीच में क्या लग गया, आइडेंटिटी है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क का ही, बट आइडेंटिटी जब लग गया बच्चे, तो ये आपका फ्रेमवर्क जो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन।
इसके बेनिफिट आपको आगे भी बताए। अब मैंने क्या किया, तो यहां पे तो ये इंस्टॉल हो गया। अब आप नजर मारो सारे प्रोजेक्ट में, यूटिलिटी वाले पे डबल क्लिक किया, यहां तो है ही नहीं पैकेज, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, नया जब चाहिए वो देख लेंगे। मॉडल पे गए, यहां पे भी नहीं। डेटा एक्सेस पे तो मैंने ये एक पैकेज इंस्टॉल किया। अब जो ये मेन प्रोजेक्ट है जिसके साथ सारा कुछ यूज होगा, यहां कुछ पैकेज इंस्टॉल्ड है और सबके आगे देख लो मैक्सिमम आइडेंटिटी लगा हुआ नहीं लगा हुआ एक। और यहां पे क्या करोगे, 6.0.1 अब ये देखो, अगर मैं कंपाइल करता हूं डेटा एक्सेस को, पहले डेटा एक्सेस में देखो वो एरर गई, ये देखोगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में थे, चले गए एरर सारे, तो यहां के हिसाब से तो काम ठीक हो। अब हम डेटा एक्सेस वाले को कंपाइल कर लेते हैं। डेटा एक्सेस पे राइट क्लिक किया, क्लीन, और उस पे राइट क्लिक करके क्या कर दो, 0 पे। अब आ जाओ मेन प्रोजेक्ट पे, इस पे मेन पे मत चीजें कुछ नहीं करना बच्चे, ऑन डिमांड जब पता लगेगा हाँ जी यहाँ राइट ठीक कर। अब मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, क्लीन, और मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके और ये देखो इस पे वो एरर दे रहा है, और ये एरर वही है जो मैं आपको बता रहा था, वर्जन कंपैटिबिलिटी कह रहा 6.0.33 उसमें सॉल्यूशन तो एक ही है, और यहां पे 6.0.28, या उसको 28 करो या इसको अपडेट। तो आप पहली बात समझ गए होंगे कि जो सेम पैकेज वहां भी यूज हो रहा है, यानी कि ये जो मेन वाला प्रोजेक्ट है एमबीसी वाला, तो वो यहां पे भी है, ये इसकी एरर दे रहा है। एंटिटी फ्रेमवर्क ये सेम पैकेज है ना, Microsoft.ASP.NET Core.Entity फ्रेमवर्क कोड, और ये सेम पैकेज आपका कहां है, डेटा एक्सेस में, अभी तो इंस्टॉल किया। अब इसका वर्जन क्या है, ये, और इसका वर्जन क्या है, ये, तो हमें तो ये अच्छा नहीं लगा, तो क्या करो, देख लेते हैं चलता कि नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पैकेज मैनेजर पे जाके इसको अनइंस्टॉल करोगे, नहीं अनइंस्टॉल किए तो आता ही है, यही चल जाए तो अच्छी बात है। अब आप इसको कंपाइल कर, मेन प्रोजेक्ट क्लीन, ये पता चलेगा, राइट क्लिक और फिर एक वो हो गया, लो कुछ नहीं करना वाला, वर्जन नंबरिंग चेंज, वो वर्जन होना चाहिए। अब ये एरर दे रहा है program.cs, तो उसको ठीक करते हैं, जहां एरर आएगा उस पे गए, आगे program.cs पे, और यहां पे एरर है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक कर लो। यहां पे माउस लेके गए, वही नेम स्पेस चेंज हुआ ना इसका, और यूजिंग वो नेम स्पेस ऐड हो गया और एरर चला। पुराना नेम स्पेस है, इसको क्या कर दोगे, डिलीट। एक लो, अब आप लोग क्या करोगे, मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, क्लीन, फिर राइट क्लिक करो, हो गया जी। तो ये था आपका एरर चेक, समझा गया, पहला काम आपका भी। चल अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। अब उसके बाद क्या करोगे,
अब हमने क्या करना है, देखो डेटा एक्सेस में हम डाटाबेस का काम जब अभी किया नहीं है, करें यहां पे मॉडल। ठीक, अब आप इस मेन प्रोजेक्ट में आ जाओ। अब इसमें हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। एक तो सबसे पहले ऐप सेटिंग में देखो कनेक्शन सिंक है कि नहीं। ये जी ऐप सेटिंग में आ गई। ठीक, और ये देखो इन्होंने कनेक्शन सिंक लिख दिया है। और इन्होंने पता कब लिखा, जब आपने नया प्रोजेक्ट बनाया था और वहां ऑथेंटिकेशन टाइप चूज की थी इंडिविजुअल अकाउंट। क्योंकि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, 7 टेबल्स अपने आप बना देगा, 7 टेबल। वो 7 टेबल कौन से होंगे बताऊंगा, और किस काम के लिए होंगे वो भी एक्सप्लेन करें। तो डाटाबेस के साथ कनेक्शन वो पहले ही एस्टेब्लिश कर चुका होता, लेकिन हम तो अपने हिसाब से करेंगे। आ जाओ, डिफॉल्ट कनेक्शन नहीं, हम तो क्या नाम रखते हैं, कौन, str। ये डाटाबेस सर्वर, हम भी आप इसी को यूज कर लेते हैं, एक ही बात है, मैं दिखा रहा हूं। ठीक, इसको उसके बाद ये डाटाबेस का नेम बहुत लंबा है ना, कौन str, डाटाबेस का नेम यहां पे, और ये जो है डेटाबेस का नेम क्या आएगा, इस नाम से रखना है। एक db अंडरस्कोर ecom अंडरस्कोर 1147, इसके हिसाब से। ठीक, तो मैंने सिर्फ डाटाबेस का नेम छोटा करके रख दिया प्रॉपर, सर्वर का नाम यही रहने दो, मैं ये यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू लिखो या इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, एक ही बात है। तो इन्होंने ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू लिखा और रहने दो लिखा, और उसके आगे की कहानी पता है, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट इज इक्वल टू ट्रू। हो गया जी, एक तो ये ठीक है। तो कनेक्शन सिंक सेट हो गया। उसके बाद दूसरा काम, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ये आ गया, तो डेटा में तो ठीक है बनी हुई है, देखो ये तो हम चेक कर चुके हैं। और इसमें जो लिखा हुआ, जो मैंने आपको पिछले में करवाया था, वहां मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट लिखा है। ठीक, बाकी वहां भी डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन लिखा था, याद होगा, ये सेम है। तो ये तो आपको समझ आ गया, इसमें कुछ। तो अब आप मेन प्रोजेक्ट पे ही रहो। उसके बाद कहां पे, program.cs, आगे जहां कनेक्शन सिंक चाहिए, program.cs फाइल काफी यूज होती है। तो यहां पे ये देखो, ये कनेक्शन सिंक हम शॉर्ट नेम CS रख देते हैं, और ये builder.configuration.get connection sync क्या नाम रखा हुआ, कौन, str, ये पता आपको। उसके बाद builder.services.add db contacts, और यहां पे CS। हो गया, ठीक कर लिया थोड़ा सा, है तो पता ही है, लिखवाया हुआ आपको। जो मैंने लास्ट एप्लीकेशन बनाई थी उसमें ऐसे ही लिखा था, याद है, थोड़ा हमने ठीक कर लिया अपने हिसाब से, और कुछ नहीं। ठीक, अब उसके बाद माइग्रेशन वगैरह बाद में देखेंगे। ठीक,
अभी कनेक्शन सिंह ठीक कर लिया हमने और कुछ एक चले आगे बच्चे। अब अच्छे दिन चले गए, अब तो पढ़ा रहा हूँ उसको समझोगे, मुश्किल कुछ नहीं है, ध्यान क्लास में होना चाहिए और इमीडिएट उसके बाद उसकी प्रैक्टिस। बस अभी तो कोर्स शुरू ही नहीं किया, अभी तो थोड़ा सेटबैक ही कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। जैसे कई बार जॉब लगती ना, क्लाइंट कहता है मेरे प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, कुछ काम पहले किया हुआ, हम कई बार 1-2 दिन तो उस प्रोजेक्ट को चलाने में सेटबैक में लगते हैं वो चीज। ठीक, अब आप लोग क्या करो, कितना काम हो गया, लॉन्च। अब आपने क्या करना है, इसी प्रोजेक्ट को देखो अभी क्या करें। सबसे पहले यहां पे एरियाज, ये नई चीज, एरियाज क्या आपका मॉड्यूल क्या होते हैं ये, और जैसे आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक, तो प्रोजेक्ट में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, एडमिन मॉड्यूल, यूजर मॉड्यूल, क्लाइंट मॉड्यूल, अलग अलग काम के अलग अलग मॉड्यूल बनते हैं, बताइए मॉड्यूल। तो यहां पे इन्होंने मॉड्यूल्स बनाने के लिए क्या प्रोविजन दिया हुआ, एरिया। ठीक, तो 1 एरिया इक्वल टू 1 एमबीसी प्रोजेक्ट, 1 मॉड्यूल इक्वल टू 1 एमबीसी प्रोजेक्ट। नई चीज, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में एक कस्टमर मॉड्यूल है। कस्टमर कौन है, जो शॉपिंग करते हैं, हम लोग, आप लोग। एक एडमिन एरिया होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, जिसने वो प्रोडक्ट सारे ऐड करने हैं। जैसे आप अभी ईबे पे शॉपिंग करते हो, तो हम कस्टमर है, लेकिन ईबे पे जो प्रोडक्ट डाले हैं वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो 2 मॉड्यूल की कहानी समझ आ गई। इसमें कुछ और भी होंगे, वो तब होंगे तब देखेंगे। तो अब क्या करो, ये देखो, एरिया के अंदर एक एरिया अपने आप बना हुआ जिसका नाम है आइडेंटिटी। एक काम कर लो बच्चे, बाद में पंगा पड़ सकता है, प्रोजेक्ट में जाओ ना, ये जितनी भी है ना नेम्स पे क्या ये सब के ना वर्जन ना 33 का, ये भी नई चीज बदल रही है ना, ऐसे भी कर सकते। मीनिंग समझ आ गया ना। जब भी मैं कोई नया पैकेज इंस्टॉल करूंगा उसका वर्जन होगा 6.0.3। पूरे में अब यही करना मेरे, ठीक। और ये अच्छी बात है, यही चेंज हो गया। अब इसकी चेंजिंग तभी काम करेंगे, ठीक। इसको क्या करो, एक का पाई लो, कोई एरर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे करते हैं। मैंने तो पहले एक किया था, कल को होता है कुछ जगह यूज करे, बाद में फिर एक एक करके, तो ये आपको पता होना चाहिए। या तो जो इंस्टॉल किया उसको 6.0.2 कर लो इंस्टॉल, फिर तो यहाँ कुछ नहीं करना। एक जब पढ़ रहे हैं तो फिर लेटेस्ट वाला ही देखें। हो गया ये। अब ये देखो, आइडेंटिटी एरिया बना हुआ, ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की वजह से है। ये इसका एक अलग से एरिया है। अभी क्या है, कैसे है, काम करता, जब यूज करेंगे तब देखेंगे। मीनिंग इसका वो ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। अब आप एरिया पे आ जाओ, एक अपना एरिया बनाओ, कस्टमर। कितना, कस्टमर मॉड्यूल। तो एरियाज पे राइट क्लिक किया, ऐड एरिया। मेरे प्रोजेक्ट में 6 मॉड्यूल है, मैं 6 एरिया बनाऊंगा, और एक एरिया का मतलब 1 एमबीसी प्रोजेक्ट, तो 6 एमबीसी प्रोजेक्ट होंगे। थोड़ी कहानी अलग है, एरिया, और ये आ गया एमबीसी एरिया। और इसको क्या करो,
ऐड। और एरिया का नाम क्या है? हाँ जी, एरिया का नाम दे दिया कस्टमर। सी कैप्स। एक अब ये क्या करेगा, एरियाज के अंदर कस्टमर नाम से फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर अपने आप ही बना देगा। भी देख अब ये देखो, एरिया कस्टमर, कस्टमर फोल्डर पे गए, कितने फोल्डर बने हुए हैं? कंट्रोलर्स, डेटा, मॉडल्स, व्यूज। पता चल गया, ये एक एमबीसी का अलग से प्रोजेक्ट है। अब इसमें से दो फोल्डर को मैं डिलीट कर दूंगा। कौन सा सोचो? डेटा और मॉडल। उसके लिए तो अलग ही प्रोजेक्ट बनाया हो नीचे। तो यहां पे डेटा और मॉडल, डिलीट देन ओके हो गया। अब यहां पे ये देखो, ये कस्टमर का बन, एक और एरिया बना रहा हूं। दोबारा देखो, एरिया पे राइट क्लिक किया, ऐड एमबीसी एरिया, एमबीसी एरिया, और यहां पे नेम दे दिया एडमिन और ऐड कर। एडमिन कौन है? जो प्रोडक्ट ऐड अपडेट डिलीट कर सकता है। किसी प्रोडक्ट को प्राइस कम ज्यादा करना है, कोई प्रोडक्ट बंद हो गया, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। और ये देखो, यहां पे आपका एडमिन, अगेन एडमिन में वही फोल्डर, तो एक और एमबीसी प्रोजेक्ट, और इसमें से दो डिलीट कर दो। कौन से? डेटा और मॉडल। समझा रही है बात? क्यों कर रहे? क्योंकि लग से बनाए। ये जो बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बना लो, ये उसी आर्किटेक्चर का। अब कोई क्लाइंट कहता एक वेबसाइट बनानी है सिंपल जी 10 दिन में, ये उसके लिए नहीं। ठीक। और यार .NET में बनती ही कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। ठीक, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है जब प्रोजेक्ट बनाते हैं वो थोड़ा टाइम लेता है। जैसे बनाते हैं, फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, ऊपर हिसाब से जितनी मर्जी मंजिल डाल लो सकते हो आप लोग। ये बिल्कुल वही बात है। कितना स्ट्रॉन्ग इसका स्ट्रक्चर होगा, फिर चाहे 100 टेबल हो, चाहे 200 टेबल हो, चाहे 2 लाख लो। हाँ, ओके जी। इतना अब क्या करो, कस्टमर पे रहो और यहां पे क्या करो, ये कंट्रोलर है, बार बनाओ ना, ये अपने आप, मैंने तो नहीं बनाया। और इसके अंदर होम कंट्रोलर है, इसको कट करो और इसको कस्टमर एरिया के अंदर कंट्रोलर फोल्डर में पेस्ट करो। होम कंट्रोलर जो सबसे पहले रन हो, तो इसको क्या किया, यहां से करो कट और इसको पेस्ट कर दो। कहां पे? कस्टमर कंट्रोलर, राइट क्लिक किया और पेस्ट। यस, ये जरूर कर देना। यस का मतलब यह है कि नेम स्पेस अपने हिसाब से चेंज कर लेगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो, यस। और ये देखो, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर ये होम कंट्रोलर आपका आ, और ऊपर नेम स्पेस देखो अपने आप चेंज हो गया। प्रोजेक्ट का नाम .areas.customer.
कंट्रोल। ठीक, अब ये जो कंट्रोलर है इसको एक्सेस हम पहले कैसे करते थे? कंट्रोलर का नेम स्लैश एक्शन का नेम। अब ऐसा नहीं होगा, एरिया का नेम देन कंट्रोलर का नेम देन एक्शन का नेम, कोई फोल्डर सब फोल्डर। तो यहां पे होम कंट्रोलर जो है, जो कट पेस्ट किया है, ये किस में बना हुआ? एरिया। और किस एरिया के अंदर बना है? बोलो बस। नहीं तो ये कंट्रोलर एक्सेस नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आप एरिया के अंदर कंट्रोलर बना रहे हो तो उस कंट्रोलर के ऊपर एरिया का नाम देना है। अभी तक नहीं जरूरत थी, क्योंकि अभी सीधा आता था कंट्रोलर एंड एक्शन। अब क्या होगा? एरिया, कंट्रोलर एंड एक्शन। तो पहले एरिया का नेम, देन कंट्रोलर का नेम, देन जो एक्शन हो, दैट इंडेक्स हो गया। आप जो बाहर कंट्रोलर फोल्डर बना उसे डिलीट। जैसे ये हो गया इतना एरिया, ये कंट्रोलर फोल्डर अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहां से कट पूरी चीज सब हो गया जी। जब होम कंट्रोलर बना तो उसका व्यू भी पक्का बना होगा। तो ये व्यूज फोल्डर बना हुआ बाहर, और इसके अंदर ये होम फोल्डर। तो आप क्या करो, इस होम को ही यहां से कट कर लो और एरिया में जाओ। कस्टमर एरिया के अंदर जो व्यूज नाम से फोल्डर है उसमें पेस्ट कर दो। लो, ये वीक भी अच्छा जाएगा, नेक्स्ट वीक फिर से अच्छा जाएगा। मैं अगर बोलूं आर्ट का सिलेक्टर आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है, फिर इजी हो जाए। जैसे फाउंडेशन होती ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जब बन जाती फिर तो ऊपर ब्रिक वर्क करी जाओ और काम करी जाओ, इसलिए थोड़ा सा में। तो ये होम के अंदर ये देखो, कस्टमर के अंदर व्यूज के अंदर होम फोल्डर कट पेस्ट कर, ये देखो। अब ये ना करना व्यूज फोल्डर को डिलीट कर देना, नहीं, शेयर फोल्डर भी है। चल हो गया जी इतना। एक, अब हम लोग क्या करते, रन करें तो कस्टमर एरिया के अंदर जो होम कंट्रोलर है उसका इंडेक्स ही रन होना चाहिए। अब ये चीज के लिए हम लोग बाहर तो कौन सी फाइल होती थी? डॉट कॉन्फिग होती थी। यहां पे आपको जाना पड़ेगा program.cs आगे, और यहीं पे लास्ट में कहीं लिखा हो, क्या लिखा हुआ बोलो? कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम। बस मुझे क्या करना है आगे, एक स्लैश और यहां पे एरिया, और आगे एरिया का नाम क्या है बोलो? कस्टमर। केस सेंसिटिव होता है। अब जब भी ये रन होगा प्रोजेक्ट, ये program.cs में सबसे पहले कस्टमर एरिया पे जाएगा, उसके अंदर होम कंट्रोलर पे जाएगा, और उसके अंदर उसके इंडेक्स को कॉल करेगा। यहां पे राउट कॉन्फिग नहीं होगा।
अब आप इसे रन करो, देखो आ गया यहाँ पे। लेकिन आपने देखा है ऐसा थोड़ी होता है एमपीसी, वो ऊपर आने चाहिए। इसका मतलब डिजाइन लोड नहीं हुआ, जानी लोड हुआ डिजाइन। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो व्यूज के अंदर जाओ और इस फोल्डर में दो फाइल है। एक है व्यू स्टार्ट, पता ही है इसमें लेआउट का पाथ होता है, और दूसरी फाइल है व्यू इंपोर्ट, इसमें टैग हेल्पर की डिटेल होती। किसकी डिटेल होती, टैग हेल्पर। फिर दोनों फाइल को कॉपी करना है, क्या करनी, नहीं तो मेन डिजाइन खराब हो। व्यू इंपोर्ट में क्या है, टैग हेल्पर होते हैं इसमें, और व्यू स्टार्ट में क्या है, एक लेआउट वाले का पाथ लिखा है। इसको कॉपी करो और एरिया, कस्टमर और यहां पे व्यूज फोल्डर के अंदर इसे पेस्ट। अब यहां भी आ जाएगा। देखो जो व्यूज फोल्डर है ना, शेयर होता है, उसमें गए, वहां से दोनों फाइल कॉपी कर ली, व्यू स्टार्ट और व्यू इंपोर्ट्स, और कस्टमर एरिया के अंदर जाके जो व्यू फोल्डर है उसमें क्या करो, बेसिकली इस पे भी वो डिजाइन लोड होता है। और क्या है, ऐसा करते थे, लेआउट टॉपिक पढ़ाया हुआ, व्यू स्टार्ट को उठा के जहां चाहिए, बस यहां दो है, व्यू स्टार्ट है और व्यू इंपोर्ट। और अब आप नजर मारो, एक बार कंपाइल कर ले करो, जब आप जब ऐसे फाइल कुछ ज्यादा चीज हो, रन करो। अब हम इसके ऊपर देखो आ गया कुछ, और नजर मारो यहां, ये तो पुराना है, ये राइट कॉर्नर पे देखो, ये रजिस्टर का भी आ गया, और यहां पे ये लॉगिन का भी आ गया। अब ये रजिस्टर लॉगिन किस वजह से आए, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। अब ये कहां से आए, कैसे, ये हम बाद में देखेंगे, इसलिए अभी आप इस पे कंफ्यूज नहीं। अब मैं इसके ऊपर एक लेआउट अप्लाई करूंगा। तो लेआउट अप्लाई करना है तो क्या करोगे, बोलो, वही पुरानी कहानी, बूट स्वेच वर्जन 4, याद आ गया होगा। और यहां पे यति कोई भी चूज कर लो, जैसे आप लग रहा कॉपी बनाओगे, यति चूज कर लिया, और यहां से इसकी bootstrap.css, और ये आपकी बूटस्ट्रैप आपकी नोटपैड में आ गई। बताइए आपको क्या करूंगा, कॉपी किया, प्रोजेक्ट में गया, और कहां पे, जल्दी बोलो, www रूट में लिब फोल्डर, और लिब के अंदर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्क, और डिस्क के अंदर CSS, और ये है bootstrap.css।
CSS। ठीक, bootstrap डॉट CSS और ये हटा दिया और ये पेस्ट, याद आ गया। ये यहां पे आप देख लो www रूट के अंदर, और ये है लिब के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर डेज दिस के अंदर CSS, और फाइल का नाम है bootstrap.css। और ये फाइल कहां यूज हुई है बोलो? व्यूज के अंदर गए, शेयर एक ही होगा, याद रखना, लेआउट आगे, और यहां पे ये देखो ये वाली फाइल है लिब बूटस्ट्रैप डेज CSS और बूटस्ट्रैप, लेकिन यहां पे मिन नहीं है, और इसकी जगह यहां चेंज कर दिया बूटस्ट्रैप, क्योंकि मैंने चेंज कहां किया। फिर क्वेश्चन आता bootstrap.css और bootstrap.min.cs में क्या फर्क है? मतलब ऐसे लिखने से और इसकी जगह min लिखने में क्या फर्क होता है? bootstrap.css और bootstrap.css.min में क्या फर्क है? min.css में देखो बता, इतनी देर में तो ना गूगल से देख लेते हैं ना मेरे जी। और इतनी देर में तो ChatGPT से भी देख सकते थे। हाँ जी, क्या होती है? और याद रखना bootstrap.css ये डेवलपमेंट सर्वर पे यूज होगी। जैसे हम डेवलपर है तो हम लोग तो bootstrap.css यूज करेंगे, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे प्रोडक्शन सर्वर पे, वहां पे यूज होगी bootstrap.min.css। min का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट, जो जरूरी चीजें यूज हुई होंगी वही उसके अंदर होंगी। तो इसलिए bootstrap.min.css कहां यूज होती? प्रोडक्शन पे। लेकिन जब डेवलपमेंट कर रहा है उसे सब कुछ चाहिए, पता नहीं क्या यूज करना है, तो डेवलपमेंट सर्वर पे तो ये होगी, इसलिए हम लोग इसी को यूज करेंगे bootstrap.css। बाकी बाइट स्पेस जो कह रहे थे वो तो ठीक ही होगा। तो अब आप इसे रन करते हैं, थोड़ा सा डिजाइन भी ठीक करने की कोशिश करें। रन किया, अब हम लोग इसको हटा दें, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें टेक्स्ट। तो बूटस्ट्रैप डॉट किसी भी लेआउट फाइल पे हम लोग जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो BG क्या लिखा आ रहा है? लाइट, BG वाइट। मैंने बोल दिया जी BG इन, लॉर्ड सेव किया। ये नैप बार है ना जो सबसे पहले, नेविगेशन बार जो ऊपर ये नजर आ रही, हम बात कर रहे हैं इसकी। तो इसमें बैकग्राउंड कलर रिफ्रेश हुआ नहीं है, और अगर मैं इसे बंद करके दोबारा रन करूं तो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इसको रिफ्रेश नहीं कर रहा है HTML के केस में। तो आपको बताया था कि विजुअल स्टूडियो 2019 में वो फीचर थी, इसमें वो डालना भूल गए हैं। तो आप क्या करो, इस प्रोजेक्ट में एक पैकेज इंस्टॉल कर लो, मेन प्रोजेक्ट पे ही राइट क्लिक करो, मैनेज नगद पैकेजेस, यही है, और ब्राउज पे क्लिक किया, क्या आएगा? यहां सर्च करो, सेकंड वाला पैकेज है Microsoft ASP.NET Core
mpc.razor रन टाइम कंपाइलेशन करवाया हुआ पिछले साल, और वर्जन 808 आ रहा नहीं, हम कौन सा यूज करेंगे? 6। अब कहानी पता लग चुकी है थोड़ी। 6.0.33, then click on install और I accept। ठीक, तो इस तरह से ये आपका इंस्टॉल हो जाए। एक पैकेज का नाम अब देखना इंस्टॉल हुआ, यहां से भी प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और यहां पे ये कहां पे हुआ, ये देखो ये आपका इंस्टॉल हो। अब program.cs में जाके एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी, ठीक। और यहां पे अब आप प्रोग्राम डॉट ये पैकेज का नाम लिख लो, बार पता ना लगे। प्रैक्टिस करोगे, 5-6 बार प्रोजेक्ट बनाओगे, पूरा समझ आएगा। बीच में अगर कॉलेज की आदत आ गई आपके माइंड में, वो पुरानी आत्मा आ गई, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर दूसरे बैच में ही प्रोजेक्ट बना। तो इसलिए प्रोजेक्ट बनाओ। शुरू में हम बड़े जोश से शुरू करते हैं, शुरू में बच्चे 8 बार भी बनाते हैं, धीरे धीरे कम होते होते लास्ट में 1 बार ही बचता मुश्किल से। तो इसलिए जो प्रैक्टिस का सिस्टम है वो ऐसा रखें कि पूरा चल। लो जी, अब आ जाओ program.cs, आगे यहाँ पे और ये लिखा हुआ देखो, ऐड कंट्रोलर विद व्यूज। उसमें क्या था? ऐड रेजर पेजेस, याद है आपको? ये है। और इस लाइन के पीछे क्या लिखना है? डॉट ऐड रन टाइम कंपाइलेशन। अब आपको क्या होगा, जब जब HTML में चेंज करोगे, अपना ब्राउजर रिफ्रेश करो, प्रोजेक्ट बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप HTML में चेंजेस करते हैं, C# में तो कंपाइल करना ही पड़ेगा ना, C# में कंपाइलर। असली पढ़ाई से यही शुरू हुई है, जो कल से थी। बड़े ढंग से पूरा बनाओगे, कोड का रट्टा नहीं मारना, पूरा समझना, बार बार करो प्रैक्टिस, जितनी बार बनाओ। अब इसमें तो कई चीजें भूल जाएंगे, कोड का तो फिर भी पता होता है, कोड तो लिखा ही नहीं अभी। अब आप लोग रन करो, रन किया जी। अब ये देखो, अब ये टेक्स्ट वाइट करना है। पहली बात ये हटा दो, आगे ई कॉम प्रोजेक्ट दिखा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। एक यहां पे गए लेआउट पे, सब कुछ यही है। जैसे ये देखो ई कॉम प्रोजेक्ट दिखा रहा है, ये इस लाइन को क्या कर दो, डिलीट। ऐसे कमेंट बना दी, आप डिलीट। और अब ये देखोगे, किया, सेव किया, और वो है ठीक। अब हम ये टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, ठीक। हमने इनको भी
की जगह अगर प्राइमरी करें वो भी अच्छा लग रहा होगा। बैकग्राउंड कलर प्राइमरी कलर ठीक। अब यहां पे नीचे आ जाओ, ये देखो होम और प्राइवेसी। टेक्स्ट डार्क आ रहा है, इसको क्या कर दो, टेक्स्ट डार्क आ रहा है, इसको क्या कर दो वाइट। और ये रिफ्रेश किया, ये ठीक, ये देखो आ गया। अब ये रजिस्टर और लॉगिन भी वाइट होना चाहिए। तो यहीं पे नीचे आ जाओ, प्लस टेक्स्ट वाइट, उसके लिए ये देखो यहां नहीं बनाया, इन्होंने यूज किया हुआ एक पार्शियल व्यू, बताया था जैसे वैलिडेशन का है। तो इसका नाम है अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल। किस नाम से है, अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल। ठीक, अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल जो है ये आपका पार्शियल व्यू का नेम। एक तो अब यहां पे देखो पार्शियल व्यू कहां बना होगा, व्यूज के अंदर शेयर में। जो चीज एक से ज्यादा बार यूज होगी वो शेयर फोल्डर में मिलेगी, जैसे लेआउट है, उसी के नीचे अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल आगे। और यहां पे ये देखो देख, तो यहां पे आ रहा है, ये देखो ये आ रहे कौन से, रजिस्टर और लॉगिन। बट इन्होंने एक चेक लगाया हुआ कि अगर लॉगिन नहीं है तो उस समय रजिस्टर लॉगिन आए, और जब लॉगिन है तो उस समय क्या है, लॉग आउट आए और यूजर का नेम। देखा होगा वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट लॉगिन रजिस्टर आता है, जब आप लॉगिन कर लेते हो उसकी जगह क्या होता है, लॉग आउट और आगे वेलकम यूजर कुछ ऐसा लिखा आता है। तो ये देखो, तो ये एल्स वाला पार्ट है, मतलब जब लॉगिन नहीं हो। तो यहां पे टेक्स्ट क्या कर दो, बोलो वाइट। अब यहां पे तो इस तरह से ये आ जाए, और ये रिफ्रेश करो, देखो आ गया जी। अब यहां पे ऊपर भी लगा दो, ये दो केस है ना, जब लॉगिन नहीं है तो कौन से आएंगे, लॉगिन और रजिस्टर। जब लॉगिन होंगे तो यही ऊपर आएगा। एक ये छोड़ो कोडिंग बात की बात है। अब यहां क्लास में यहां टेक्स्ट क्या आएगा, एक ये आ जाएगा, और ऐसे ही नीचे जो बटन है लॉग आउट का, इसका टेक्स्ट भी क्या कर दो, ये कोई चीज रह भी जाए कोई फर्क नहीं है, बाद में याद आ जाएगा। ये ठीक, तो मैंने ये ऐसे बना के रख, कोई पूरे क्या बात है, कोडिंग थोड़ी है, बाद में आएगा, बाद में कर देना याद। तो इतना काम तो आपका ये हो गया। ये ठीक है, वेलकम बाद में आएगा, इसमें देखेंगे। ये ना कुछ लिखा हुआ, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो इसी पेज के लेआउट में ही है सारा काम, जहाँ ये फुटर वगैरह होगा नीचे देखना, ये पेज कॉपीराइट हुआ। तो यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया, बुक और शॉपिंग ऐप या एप्लीकेशन, उसके क्लिक में कहीं नहीं जाना हमें, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। और इसका जो है टेक्स्ट चेंज कर दो,
भी लिया होना, वैसे देख लेते हैं कैसा आएगा। एक बुक शॉपिंग एप्लीकेशन, वैसे थोड़ा सा मैंने इसको ठीक एक और इसकी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको याद लिख देना, नहीं तो रहने देना। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, दो मॉडल बनाएंगे। डिजाइन जो तो हो गया सेट सारा, ठीक। या एक काम करते हैं, इसमें पहले हम एक माइग्रेशन चलाते हैं। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 7 टेबल बना दे, डाटाबेस भी बना दे। जिन टेबल्स को मैं अभी यूज नहीं करवा रहा हूं, लेकिन ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की फीचर है, ठीक। तो इतना हो गया जी। अब उसके बाद तो ये सारा क्लोज किया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतने कोड में कोड लिखा ही नहीं, प्रॉब्लम कहां से हो। अब आप लोग डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे आओ। अब हम यहां चलाएंगे माइग्रेशन। डाटा वाला प्रोजेक्ट यही है, यही माइग्रेशन फोल्डर बनेगा, ठीक। तो यहां पे जब माइग्रेशन चलाएंगे तो आपको याद है वो पैकेज चाहिए होते थे, एंटी फ्रेमवर्क कोड, टूल्स, एसक्यूएल सर्वर। देखेंगे एरर आएगी तो हम इंस्टॉल करें, ठीक। तो यहां पे आके हमने वो काम करना, ठीक है जी। ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, मेरे ख्याल से पहले आप इतना करके आओ।